Welcome to Padlo India. I am Manju. I am your maths mentor, and we are starting with the part 2 of probability. And in this, we will be learning the reverse probability as well as the concept of Bayes theorem. We will be starting with the part 2 of chapter 13, and in this we will be starting with the concept of reverse probability, and then we will be studying the Bayes theorem. And Bayes theorem is basically a theorem which we are providing a formula for फाइंडिंग द रिवर्स प्रोबेबिलिटी. रिवर्स प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला देती है बायस थ्योरम. तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड वी आर डिस्कसिंग सम कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी. जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब है उल्टा, चीजों का उल्टा होना. इसका मतलब जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इजीली समझ आएंगी चीजें. जैसे मान लो आपके पास दो बैग हैं, मान लिया आपके पास बैग 1 एंड बैग 2 है. दो बैग्स हैं जिसमें कि चार रेड इसमें है, 5 ब्लैक इसमें है, इसमें 5 रेड है और 5 ब्लैक है. ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि आप दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करो. ठीक है, तभी तो बॉल निकाली जाएगी. पहले तो आप बैग सेलेक्ट करेंगे एंड देन बॉल निकालेंगे. ठीक है, अगर वो कुछ उल्टा कहता है, इसका मतलब उसने पहले बॉल के बारे में बात की और फिर बात की बैग के सेलेक्ट करने के बारे में, तो दिस इज द केस ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी. तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, चीजें सीक्वेंस में नहीं होंगी. सीक्वेंस में नहीं होंगी इन द सेंस कि जो चीजें, जैसे यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले बैग सेलेक्ट करोगे, इन दोनों में से कोई भी एक बैग लोगे, फिर उसके बाद उसमें से रैंडमली कोई भी एक बॉल चूज करोगे. लेकिन अगर वो उल्टा कहता है देन समझ जाना कि इसमें कौन सी चीज यूज हो रही है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी यूज हो रही है. तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे. और जो फॉर्मूला देता है वो देता है बायस, एंड उसके थ्योरम का नाम क्या है, बायस थ्योरम. ठीक है, तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस. जैसे कि नाम ही बता रहा है, पार्टीशन का मतलब, पार्टीशन मतलब उसी के टुकड़े. पार्टीशन का मतलब उसी के टुकड़े ही होने चाहिए. तो पार्टीशन क्या है, बेसिकली किसी भी सैंपल स्पेस का पार्टीशन इज द कलेक्शन ऑफ इवेंट्स. सैंपल स्पेस का पार्टीशन इज द कलेक्शन ऑफ इवेंट्स सच दैट क्या हो कि दोनों में हर कोई भी दो टुकड़े वो आपस में कुछ भी कॉमन ना हो. ठीक है, दो टुकड़ों में कुछ भी कॉमन ना हो. इसका मतलब जो पार्टीशन, जो एलिमेंट्स आपने बनाए हैं उस पार्टीशन के, दैट इज डिसजॉइंट. वो क्या हो, डिसजॉइंट हो. और किसके लिए, अगर i और j आप नॉट इक्वल्स टू ले रहे हैं, इसका मतलब i इंटरसेक्शन j विल बी एम्प्टी इफ i इज नॉट इक्वल्स टू j. और क्योंकि पार्टीशन की बात हो रही है किसकी, सैंपल स्पेस की, इसका मतलब सबको मिलाने के बाद पूरा सैंपल स्पेस मिल जाना चाहिए. तभी तो पार्टीशन की बात कर रहे हैं ना, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस बोल रहे हैं हम. तो ऑफ सैंपल स्पेस मतलब यूनियन क्या होना चाहिए, सबको जोड़ने के बाद पूरी चीज आपको मिलनी चाहिए. इसका मतलब यूनियन विल बी इक्वल्स टू द टोटल सैंपल स्पेस. ठीक है, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कोई भी इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए. किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए. हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी विल बी पॉजिटिव. हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी. तो इस तरह का कलेक्शन क्या कहलाएगा, इस तरह के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस. एस का पार्टीशन मतलब ऐसे इवेंट्स का कलेक्शन सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दैट इज ei and ej will be empty if i is not equals to j, and union of all the events will be equals to the whole sample space, and probability of every event is positive. हर कोई इवेंट पॉसिबल होना चाहिए. टोटल यूनियन क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस होना चाहिए. किसी भी दो अलग अलग जो इवेंट्स हैं, कोई भी दो अलग अलग इवेंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी नहीं आना चाहिए, हर किसी का एम्प्टी आना चाहिए. इन दैट केस उस कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, दैट कलेक्शन विल बी नोन एज द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस. ठीक है, नेक्स्ट जो है दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी. टोटल प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हैं. ठीक है, एक आपके पास ये सैंपल स्पेस है, मान लिया ये ऐसे कोई सैंपल स्पेस है, इसमें कोई भी इवेंट आपने ले लिया कैपिटल ए. ठीक है, और उसका पार्टीशन आपके पास था E1, E2. ठीक है, E2 ये है, ये E1 है. पार्टीशन मतलब आपको पूरा S को कवर करना है. और कैसे कवर करना है, ऐसे टुकड़ों से जिनमें की कुछ कॉमन ना हो. तो ये टोटल ऐसे मेरा E1 ले लिया, ये वाली चीज E2 ले ली, ये वाली E3 ले ली, ये वाली E4 ले ली, एंड ये वाली E5 ले ली. तो ये टोटल पार्टीशन हो गया, बिकॉज यूनियन विल बी इक्वल्स टू
एस इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, कोई भी दो के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, बाउंड्री कुछ नहीं है, ठीक है। अब और हर किसी की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि हर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी की प्रोबेबिलिटी भी पॉजिटिव है। ये किस तरह का सेट हो गया, ये जो कलेक्शन हो गया किस तरह का हो गया, पार्टीशन हो गया, किसका, एस का। अब यहाँ पे मैं कोई भी इवेंट ले सकती हूँ क्योंकि ये तो पार्टीशन था, कोई भी इवेंट मैं अलग से भी चूज कर सकती हूँ ना। इस पार्टीशन के अलावा भी तो एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में, हर सबसेट जो होता है सैंपल स्पेस का दैट इज इवेंट। तो कोई एक मैंने क्या किया, इवेंट सेलेक्ट कर लिया, दैट इज ए। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ए। इसको हमने नाम दिया ए। ये जो है हमारा ए है, ये वाली चीज, ठीक है। अब इस ए की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाह रही हूं बाय यूजिंग दिस पार्टीशन एलिमेंट्स, देन वी हैव अ फॉर्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी व्हिच इज, आपको क्या करना है, हर ईजे की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ईजे, ठीक है। तो इफ यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, if you have to find the probability of A, what you have to do is you have to find the probability of each partition element. You have to find the probability of each partition element plus probability of A given with these EJs. और इसका क्या कर देना है, टोटल सम कर देना है, कितना सम करना है, जितने की पार्टीशन में एलिमेंट्स हैं। सो द टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू समीशन j इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EJ वेयर E1 E2 En स्टैंड्स फॉर द पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S, ठीक है। तो ये था टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। इसके बाद बात करते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ इस तरह से समझो कि E1 E2 En क्या है, टोटल S को बना रहे। E1 E2 En क्या है, S को बनाने वाले एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद आपने पहले E1 E2 En आया, पहले क्या आया, E1 E2 En आया। इसके बाद हमने एक इवेंट लिया दैट इज कैपिटल ए, इसके बाद हमने ए लिया। लेकिन अगर वो उल्टा कहता है, क्या कहता है कि पहले EI की प्रोबेबिलिटी निकालो, ए अगर हो चुका है तो ये रिवर्स हुआ ना। आप EI की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, आप इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और ये हो चुका है, ये चीज हो चुकी है, बल्कि ये चीज तो बाद में होनी थी, ये चीज पहले हो चुकी है और EI बाद में हुआ है, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो यहां से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा दिस विल बी द रिवर्स प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यूजुअल सेंस में हम क्या करते हैं कि नीचे मूव करेंगे, पहले आप सेट सेलेक्ट करेंगे ना, पूरा पार्टीशन देखेंगे, फिर जो है इवेंट्स बनेंगे, फिर इवेंट बनेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि ए पहले हो चुका है और फिर उसके बाद EI के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट इज रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल सिंबल्स यूज कर रहे हैं। जब आप एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको खुद से वो इवेंट्स को E1 E2 En नाम देना पड़ेगा एंड खुद से ही आपको एक इवेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज इट, ठीक है। तो जो चीज गिवन होगी, बेसिकली यहाँ पे देखो ये जो सिंबल है डैश, इसके बाद ए आ रहा है, ठीक है, स्लैश के बाद ए आ रहा है, इन द सेंस ए जो है गिवन वाली चीज है, ये क्या है, गिवन वाली चीज है। तो जब भी क्वेश्चन में जो चीज गिवन होगी उसे हम कैपिटल ले लेंगे और बाकी उसके अलावा जो चीजें होंगी उनसे हम EIs बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड होगा। अब ये निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन ए विल बी इक्वल्स टू, अब इसी जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालो और इसको रिवर्स कर दो, ए गिवन EI, ये फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी है। फॉरवर्ड प्रोबेबिलिटी क्यों है, क्योंकि पहले तो EI ही होंगे, उसके बाद ही ए होगा, ठीक है। तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं। इन चीजों का यूज करके हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे कि P जिस भी इवेंट के लिए निकालना चाह रहे हैं आप रिवर्स प्रोबेबिलिटी, दैट इज P ऑफ EI गिवन ए विल बी इक्वल्स टू P ऑफ EI मल्टीप्लाई बाय P ऑफ A गिवन EI डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ये किसका फॉर्मूला था, टोटल प्रोबेबिलिटी का। ये फॉर्मूला था टोटल प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी पार्टीशन के एलिमेंट्स हैं उनको, उनकी प्रोबेबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए गिवन EI वाली की प्रोबेबिलिटी को। दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन। सो रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, ए गिवन EI पता होना चाहिए और हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि पार्टीशन बना रहा है और ए गिवन EJ हर इवेंट के लिए, ठीक है। तो सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे सबसे पहले कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है और कैसे पता लगाना है कि वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में कैसे पता चले कि वो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है कि
एक मैन्युफैक्चरर है जो कि मशीन ऑपरेट करने वाले लोग हैं उसके पास A, B एंड C, ठीक है। 3 ऑपरेटर्स हैं A एंड B एंड C, ठीक है। 3 ऑपरेटर्स हैं A, B एंड C, जिसमें से कि A अगर काम पे होता है तो 1% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है। अगर A ऑन वर्क है तो उस केसेस में जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होंगे विल बी 1%, और अगर B वर्क पे है तो 5%, और अगर C वर्क पे है तो उस केस में 7%, ठीक है। आइटम जो है डिफेक्टिव प्रोड्यूस करते हैं। अब अगली चीज वो क्या कहता है कि जो A ऑपरेटर है द टाइम एंड C इज ऑन जॉब फॉर 20% ऑफ द टाइम। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फॉर 50% ऑफ द टाइम, इसका मतलब A इज ऑन जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। इसका मतलब 50% केसेस में A जो है जॉब पे रहता है, B जो है 30% केसेस में रहता है, एंड C जो है रेस्ट 20% केसेस में जॉब पर रहता है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुका है। किस चीज की? डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुका है, और आपको बताना है कि वो A से प्रोड्यूस हुआ है, A ने उसे बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या है, डिफेक्टिव। पहले तो ऑपरेटर, आप किस चीज की बात करोगे? आपके पास ऑपरेटर A है, ऑपरेटर B है, ऑपरेटर C है, ठीक है। अब इनको ये डिफेक्टिव बनाएंगे या नॉन डिफेक्टिव बनाएंगे? ये भी डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। तो पहले आप ऑपरेटर्स की बात करोगे, देन यू विल टॉक अबाउट द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय देम, ठीक है। अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि आइटम जो है डिफेक्टिव बन गया है, आइटम डिफेक्टिव बन गया है, अब वो ऑपरेटर A ने बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो ये रिवर्स हुआ, क्योंकि डिफेक्टिव तो बाद में आएगा, पहले तो आप ऑपरेटर की बात करेंगे। तो दिस इज अ केस ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन तो समझ आ गया कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी की उसने बात की है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज वहां पे एक पार्टीशन होना चाहिए, वहां पे एक पार्टीशन होना चाहिए टोटल सैंपल स्पेस का। तो आप जब देखोगे तो जो मैन्युफैक्चरर है उसमें जो मशीनें लगी हुई हैं उसमें या तो A वर्क पे होगा या B वर्क पे होगा या C वर्क पे होगा। तो टोटल सैंपल स्पेस में E1, E2, E3 क्या बनेंगे? पार्टीशन बनेंगे। E1 विल बी इक्वल्स टू कैपिटल A इज ऑन वर्क, ठीक है। E2 विल बी इक्वल्स टू कैपिटल B इज ऑन वर्क, और E3 विल बी इक्वल्स टू कैपिटल C इज ऑन वर्क। कैपिटल C क्या हो? वर्क पे हो। अब क्या निकालना है आपको? सबसे पहले हमें एक और चीज की जरूरत है जो कि अभी हमने नहीं किया है, दैट इज किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। और क्या गिवन है? हम वहां पे क्या करते थे? दैट इज EI गिवन है। अभी EI तो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, व्हाट इज A? तो A क्या है? जो गिवन वाला होता है, दैट इज A। तो गिवन वाला क्या है यहाँ पे? गिवन वाला पोर्शन दैट इज, सबसे पहले हम A लिख लेते हैं। हमने डेफिनेशन क्या ली है कैपिटल A की? दैट इज डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। क्या गिवन है आपको? पहले से क्या दे रखा है? दैट इज डिफेक्टिव आइटम बन चुका है, इसका मतलब ऑलरेडी जो है डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुका है। दैट इज डिफेक्टिव आइटम A विल बी इक्वल्स टू डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहां तक हमने जो बेसिक चीजें थी वो हमने कर लिया। अब इसके बाद बात करते हैं ये चीजें निकलेंगी कैसे, इसके बाद ये चीजें निकालोगे कैसे। आपको निकालना क्या है? सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपको निकालना है कि डिफेक्टिव आइटम बन चुका है, इसका मतलब A तो पहले ही हो चुका है, A तो पहले ही हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? वो किसने बनाया है? A ने बनाया है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसने बनाया? कौन था काम पे? A था। तो इसका मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? E1, E2 एंड E3, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से रिवर्स प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो कहता है दैट इज दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A गिवन E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड A गिवन E3। तो जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी पार्टीशन में आपके इवेंट्स हैं उन सब के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज प्लस गिवन प्रोबेबिलिटीज, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहले इस फॉर्मूले में मुझे क्या क्या चाहिए, जिसकी वैल्यू मुझे पुट करनी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। और इसके बाद क्या क्या चाहिए? दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3।
तो ये तीनों चीजें, ये 6 चीजें हमें चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले E1 की। E1 की मतलब कौन काम पे है? ए काम पे है। वर्क पे कौन है? ए। अब ए वर्क पे कितने % केसेस में रहता है? 50% केसेस में जो है ए वर्क पे रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ए के काम पे रहने की विल बी 50%, ठीक है। अब इसके बाद E2, इसका मतलब बी काम पे है, और बी काम पे कितने % केसेस में रहता है? बी काम पे रहता है आपका 30% केसेस में। सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 30%, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सी वर्क पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मतलब प्रोबेबिलिटी जब सी वर्क पे है तो सी वर्क पे रहता है बाकी बचे हुए 20% केसेस में। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 20%। अब बात करते हैं इन गिवन वाली प्रोबेबिलिटीज की। तो सबसे पहले सिंबल्स को समझो। सिंबल्स को समझोगे मतलब कि E1 हो चुका है, E1 हो चुका है, इसका मतलब ए काम पर है। E1 हो चुका है, इसका मतलब ए काम पर है। अब डिफेक्टिव आइटम बन रहा है। आपका E1 हो चुका है, इसका मतलब ए तो काम पे है, अब डिफेक्टिव आइटम बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो कि अगर ए काम पर होता है तो 1% केसेस में डिफेक्टिव आइटम बनता है। तो इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है दिस विल बी इक्वल्स टू 1%, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे सिंबल्स को समझना है, दैट इज कि ए गिवन E1 का मतलब क्या है? E1 हो चुका है, इसका मतलब ए तो काम पे है, ए काम पे है और डिफेक्टिव आइटम बना है, इसकी प्रोबेबिलिटी दैट इज 1%, विच इज 1/100, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही बी काम पे है तो ए के बी काम पर है तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है 5%, और अगर सी काम पे है तो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है 7%। सो अगर आप क्या करेंगे, ये तीनों और ये तीनों निकाल लेंगे तो आपको क्या करना है? सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सो अब ये यहां से सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, तो हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को स्किप करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बायस थ्योरम पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कार्ड का डेक है, ठीक है, एक पैक है 52 कार्ड्स का, 52 कार्ड्स का एक पैक है जिसमें से कि एक कार्ड खो गया है, ठीक है। एक कार्ड, ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, एक कार्ड जो है खो गया है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक। बचे हुए कार्ड्स के जो पैक है उसमें से 2 कार्ड आप चूज करते हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड बोथ आर डायमंड। आपने क्या किया? पहले एक कार्ड खो गया, ठीक है, बचे 51 कार्ड्स, 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड सेलेक्ट किए हैं, 51 कार्ड में से 2 कार्ड सेलेक्ट किए हैं, और क्या कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, मतलब वो दोनों ही डायमंड निकले हैं, वो दोनों ही डायमंड के कार्ड निकले हैं। कौन से कार्ड निकले हैं? डायमंड के कार्ड निकले हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो कार्ड खोया था वो डायमंड था। तो आपको सिनेरियो समझ आया होगा कि पहले उसने बोला कि 2 कार्ड जो निकले वो डायमंड है, लेकिन कार्ड तो बाद में निकलेंगे, कार्ड तो पहले खोया है ना, एक कार्ड पहले खोया, ठीक है, एक कार्ड लॉस्ट हुआ, फिर उसके बाद आपने 2 कार्ड निकाले। तो जो एग्जैक्ट वे है सिनेरियो का वो फॉरवर्ड है कि आपने पहले 1 लॉस्ट हुआ, फिर 51 में से 2 डायमंड निकाले। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 डायमंड आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? कि जो खोया है वो लॉस्ट वाला जो कार्ड है वो भी डायमंड ही खोया, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी का है। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी में जो चीजें आपको ध्यान देनी होती है दैट इज व्हाट इज द पार्टीशन एंड व्हाट इज ए। तो पार्टीशन क्या होगा? सबसे पहले E1 कि जो कार्ड खोया है वो डायमंड हो, या 2 ही तरह की चीजें हो सकती है, तो डायमंड होगा या फिर डायमंड नहीं खोया होगा, ठीक है। तो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज E1 will be lost card is diamond, और E2 क्या लेंगे? लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, जो कार्ड खोया है वो डायमंड नहीं है, कार्ड इज नॉट डायमंड, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन में निकालना क्या है। सबसे पहले ए भी लिख लेते हैं। तो ए क्या होता है? जो गिवन होता है। तो गिवन है आपको दोनों के दोनों डायमंड है। गिवन क्या है? दोनों के दोनों डायमंड है, इसका मतलब कैपिटल ए विल बी इक्वल्स टू बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर
डायमंड, दोनों निकाले गए कार्ड्स क्या हैं, डायमंड है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सबसे पहले वो देख लो, उसी हिसाब से बाकी सब चीजों की वैल्यू हम निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि निकाले गए दोनों कार्ड अगर डायमंड पहले से ही है, इसका मतलब ए तो आपका पहले से ही हो चुका है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि अगर डायमंड खोया था, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर डायमंड खोया था, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले E1 गिवन ए का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ए गिवन E1 और ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और ए गिवन E2। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के हिसाब से जरा देखो क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या क्या चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है। दैट इज आपको रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E की, फॉर्मूले के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की, उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 की, और आपको रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 की। ठीक है, इन चार चीजों की आपको रिक्वायरमेंट है टू फाइंड द रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इन द सेंस क्या पूछना क्या चाह रहा है कि डायमंड खोया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर ये डायमंड खो गया है, डायमंड खो गया इस चीज की प्रोबेबिलिटी, या फिर मैं एक डायमंड निकाल लूं, दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, या एक मैं डायमंड निकाल लूं या फिर एक डायमंड खो जाए, तो बात वही रहेगी, निकला हुआ कार्ड, एक कार्ड निकला पैक में से जो कि डायमंड था, सेम चीज है, वही दोनों केसेस वही हैं। इसका मतलब जो डायमंड खोया है वो किस चीज के इक्वल होगा कि एक कार्ड निकाला गया डायमंड हो। अब आपको पता है टोटल डायमंड कितने होते हैं, 13 डायमंड होते हैं और टोटल जो है 52 केसेस होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 13/52। अब नॉट डायमंड मतलब डायमंड नहीं खोया, तो इसका मतलब बाकी 39 में से खोया होगा। ठीक है, 13 तो डायमंड होते हैं, बाकी 39 डायमंड नहीं होते हैं, इसका मतलब इन 39 में से लॉस्ट हुआ होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी इक्वल्स टू 39/52। अब इस चीज को समझो, ये क्या चीज है, ए गिवन E1, ए गिवन E1 इसका मतलब डायमंड का कार्ड खो गया है। ए गिवन E1 का मतलब कि E1 हो चुका है, मतलब लॉस्ट कार्ड डायमंड है, लॉस्ट कार्ड डायमंड खो चुका है। इसके बाद डायमंड, 2 डायमंड निकालने हैं आपको, एक डायमंड खोने के बाद 2 डायमंड निकालने हैं। ठीक है, तो एक डायमंड अगर खो गया है तो टोटल डायमंड कितने बचे, टोटल 13 डायमंड होते हैं, और एक डायमंड खो गया तो टोटल 12 डायमंड बचे। अब 12 में से मुझे क्या करना है, 2 डायमंड और निकालना है, तो टोटल पॉसिबल फेवरेबल केसेस कितने बन गए, 12C2। फेवरेबल केसेस कितने बन गए, 12C2। और ये कैसे बने, दोबारा से समझ लेते हैं। ए गिवन E1 क्या होता है, ए गिवन E1 का मतलब है कि डायमंड खो चुका है, तो अब जो 2 कार्ड मैं निकाल रही हूँ वो दोनों डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी इसको निकालना है हमें। ठीक है, तो डायमंड खो चुका है, इसका मतलब 12 डायमंड के बचे हुए हैं, अभी एक डायमंड खो चुका है तो 12 डायमंड आपके पास बचे हुए हैं। तो अगर आपको दोनों कार्ड डायमंड चाहिए, दोनों कार्ड डायमंड चाहिए, तो इसका मतलब इन 12 में से ही होने चाहिए, तभी आपको दोनों डायमंड मिल पाएंगे। तो टोटल फेवरेबल केसेस विल बी दिस, और पॉसिबल केसेस कितने होंगे, फेवरेबल केसेस तो ये आ गए, पॉसिबल कितने होंगे, क्योंकि एक कार्ड तो पहले से ही खो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकल रही है, एक के खोने के बाद की प्रोबेबिलिटी निकल रही है। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितने कार्ड्स बचे हैं, दैट इज 51, और इन 51 में से 2 आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये टोटल पॉसिबल केसेस बने, ये फेवरेबल बने, तो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू 12C2 अपॉन 51C2। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आई, वो प्रोबेबिलिटी जिस केस में एक डायमंड खोने के बाद 2 डायमंड निकाले गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ए गिवन E2 की, बात करते हैं ए गिवन E2 की। तो ए गिवन E2 मतलब कि डायमंड नहीं खोया, डायमंड नहीं खोया, तो इसका मतलब अभी भी आपके पास 13 डायमंड हैं। अगर डायमंड खोया नहीं तो इसका मतलब 13 डायमंड आपके पास अभी भी हैं, और अगर मुझे 2 डायमंड और निकालने हैं तो इन 13 में से ही निकालूंगी, तो टोटल पॉसिबल केसेस विल बी 13C2, टोटल फेवरेबल केसेस विल बी 13C2 एंड पॉसिबल विल बी अगेन 51C2। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 13C2 अपॉन 51C2। सो ये क्या आ गया आपका, ए गिवन E2 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि जो कार्ड खोया है वो डायमंड है, और
आप ऑलरेडी 2 कार्ड डायमंड निकाल चुके हो, तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 A गिवन E2। और इन सब के लिए जो जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीजें हमने निकाल ली। सो यू हैव टू जस्ट फिल द वैल्यूज ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड फाइंड द गिवन प्रोबेबिलिटी, और आपको क्या करनी है, इस रिवर्स प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। जिस तरह से क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कुछ पार्टीशन होता है और एक कुछ ए लेना पड़ता है आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी लेंथी होते हैं, तो ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन इजी बहुत होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं 40% केसेस में। पेशेंट को हार्ट अटैक 40% केसेस में आता है, किसी भी पेशेंट को 40% केसेस में हार्ट अटैक आता है। इट इज अज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क बाय 30%। इसका मतलब अगर वो पेशेंट है ऑलरेडी और अगर वो योगा एंड मेडिटेशन चूज करता है, उस केस में 30% जो है हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन इन केस if he is choosing a prescription of certain drug, then उस केस में क्या होता है 25% केसेस कम हो जाते हैं हार्ट अटैक आने के, रिड्यूस कर देता है वो 25% केसेस। तो 30% केसेस कम करेगा मेडिटेशन एंड योगा, और अगर 25 वो कोई ड्रग यूज कर रहा है देन उस केस में 25% कम होगा। अब क्या कहता है कि एक टाइम में पर्सन सिर्फ एक ही चूज कर सकता है दोनों में से विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, मतलब दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल। या तो वो योगा चूज करेगा या फिर किसी ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन लेगा, और दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है, इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शंस द पेशेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड ही सफर्स अ हार्ट अटैक। क्या कहता है कि इसके बाद उसने पहले लोगों ने अपने अपने जो भी सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट कर लिया। अब जब लोगों ने सेलेक्ट कर लिया तो उन सेलेक्टेड लोगों में से एक रैंडमली पर्सन सेलेक्ट किया गया, एक पेशेंट सेलेक्ट किया गया और उसको हार्ट अटैक आ जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। इसका मतलब कि सेलेक्टेड एट रैंडम एंड सफर्स अ हार्ट अटैक, उसको हार्ट अटैक आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने योगा एंड मेडिटेशन चूज किया था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने योगा एंड मेडिटेशन चूज किया था अगर उसे हार्ट अटैक आया हुआ है तो, ठीक है। तो चीजें क्या क्या है पहले वो ध्यान से समझ लो। गिवन क्या है कि उसे हार्ट अटैक आ चुका है, तो इसका मतलब ए तो हमारा फिक्स हो गया, दैट इज पेशेंट सफर्स अ हार्ट अटैक, पेशेंट सफर्स अ हार्ट अटैक, ठीक है। अब इसके बाद हमें बनाना होता है पार्टीशन, तो यूजुअली ए को हम बाद में लिखते हैं, पहले पार्टीशन लिखते हैं। तो जो चीज हमें पहले समझ आई वो पहले लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद पार्टीशन बनाते हैं। पार्टीशन क्या है कि 2 चीजें, या तो वो योगा चूज करेगा या वो क्या चूज करेगा, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग चूज करेगा। तो यहां पे टोटल सैंपल स्पेस का पार्टीशन विल बी इफ पर्सन चूज अ योगा एंड मेडिटेशन कोर्स, योगा एंड मेडिटेशन कोर्स, और दूसरा वाला क्या है कि अगर वो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग चूज कर रहा है, इफ पर्सन चूजेस अ प्रिस्क्रिप्शन टू सर्टेन ड्रग, ठीक है। तो ये टोटल सैंपल स्पेस का पार्टीशन बन गया। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है, सबसे पहले वो देखो निकालना क्या है, फिर उसी हिसाब से हम वैल्यूज देखेंगे कि क्या क्या जरूरतें हैं, ठीक है। हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है, हार्ट अटैक ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब ए पहले से ही हो चुका है। हार्ट अटैक आ चुका है इसका मतलब ए पहले से ही हो चुका है। अब क्या निकालना है कि उसने योगा एंड मेडिटेशन चूज किया था, इसका मतलब E1 चूज किया था, तो आपको निकालना है E1 गिवन ए। दिस विल बी इक्वल्स टू बाय फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ए गिवन E2, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ही लिखेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है। तो समीशन में आए 1 से ही स्टार्ट होगा, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एडिशन है, ठीक है। लेकिन यूजुअली याद रखने के लिए आप ऐसे ही लिखना, दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस, ठीक है। अब इसके लिए किस किस चीज की जरूरत है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड दोनों वाली गिवन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो दोनों गिवन वाली प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हम
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद गिवन वाले की बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले E1 की प्रोबेबिलिटी, E1 की प्रोबेबिलिटी मतलब उसने क्या चूज किया है, योगा चूज किया है, ठीक है। तो योगा चूज करने की प्रोबेबिलिटी और मेडिटेशन चूज करने, योगा एंड प्रिस्क्रिप्शन टू सर्टेन ड्रग चूज करने की प्रोबेबिलिटीज क्या है, इक्वल है। तो दिस विल बी हाफ और दिस विल बी अगेन हाफ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हार्ट अटैक कितने केसेस में आता है, हार्ट अटैक आ चुका है उसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें दैट इज 40% केसेस में हार्ट अटैक आता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी 40/100। अब मुझे निकालना है किसकी प्रोबेबिलिटी, दैट इज ए गिवन E1 की एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 की, यही निकालनी है दोनों चीजें, ए गिवन E1 एंड ए गिवन E2। अब ध्यान से देखो ए गिवन E1 है क्या, ए गिवन E1 है क्या कि उसने योगा एंड मेडिटेशन चूज किया है फिर उसे हार्ट अटैक आया। प्रोबेबिलिटी ए गिवन E1 क्या है कि उसने योगा एंड मेडिटेशन चूज किया है और उसे फिर हार्ट अटैक आया। क्वेश्चन क्या कहता है कि 40% केसेस में हार्ट अटैक तो आता ही है, लेकिन अगर वो योगा एंड मेडिटेशन चूज कर लेता है तो 30% रिस्क कम हो जाता है, 30% रिस्क कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब 30% केसेस में जो है हार्ट अटैक नहीं आएगा, बाकी बचे हुए 70% केसेस में आएगा, ठीक है। तो किस चीज की बात हो रही है कि उसको हार्ट अटैक आया है, किसके बाद आया, योगा एंड मेडिटेशन चूज करने के बाद आया। इसका मतलब बचे हुए 70% केसेस का है ये, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 70% ऑफ किसका, जो कि टोटल पॉसिबल केसेस हैं किसके लिए, हार्ट अटैक आने के लिए। तो उस 40% में से योगा एंड मेडिटेशन चूज करने के बाद 70% जो है लोग, 70% लोगों को हार्ट अटैक आता है। इसके बाद बात करते हैं ए गिवन E2 की, ठीक है। तो ए गिवन E2 अगेन देखो, ए गिवन E2 मतलब कि उसने प्रिस्क्रिप्शन टू सर्टेन ड्रग चूज किया है। उसने क्या चूज किया है, E2 कि उसने सर्टेन ड्रग का प्रिस्क्रिप्शन चूज कर लिया, उसके बाद उसे हार्ट अटैक आया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर वो प्रिस्क्रिप्शन टू सर्टेन ड्रग चूज कर रहा है देन जो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं वो 25% रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब बाकी बचे हुए 75% केसेस में हार्ट अटैक आता है। मुझे हार्ट अटैक आने की निकालनी है, तो इसका मतलब हार्ट अटैक आने की मतलब 75% ऑफ दीज 40%, ठीक है, यही होगा। सो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ए गिवन E1, E1 E2। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था कि उसे हार्ट अटैक आया है, आ चुका है, और उसने क्या चूज किया था, उसने योगा एंड मेडिटेशन चूज किया था। सो दिस विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ए गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, ठीक है। सो ये आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है इसमें, और इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए। इसके बाद नॉर्मल क्या रह जाता है प्रोबेबिलिटी में, विच इज मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ठीक है। तो ये चीजें हम स्किप कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे सो दैट यू आर एबल टू मेक द क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेबोरेटरी में टेस्ट 90% केसेस में इफेक्टिव रहता है, ठीक है। इफेक्टिव इन द सेंस अगर वो पर्सन सफर कर रहा है तो पॉजिटिव 90% केसेस में इफेक्टिव है। इसका मतलब सही रिजल्ट किस केस में देता है, 99% केसेस में सही रिजल्ट देता है कोई टेस्ट, ठीक है। अब किसी डिजीज का है, अब इसके बाद वो क्या कहता है कि however the test also yields the false positive results, वो गलत रिजल्ट भी देता है। और कितने परसेंट केसेस में देता है गलत रिजल्ट, 0.5% केसेस में गलत रिजल्ट देता है। और गलत रिजल्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि हेल्दी पर्सन को भी वो पॉजिटिव दिखा देता है। गलत रिजल्ट मतलब हेल्दी पर्सन को भी दिखा देता है कि वो पॉजिटिव है। तो 0.05% क्या है, प्रोबेबिलिटी है उस टेस्ट की कि वो हेल्दी पर्सन को क्या दिखाए, डिसीज दिखाए, ठीक है। अब ये यहां तक ये वाली चीजें उसने बोली। उसके बाद वो क्या कहता है, सच में जो डिजीज है तो एक्चुअल में 0.1% लोगों को, पॉपुलेशन में जो लोग हैं 0.1% उनको ही ये डिजीज है, सिर्फ इतने ही लोगों को ये डिजीज है। तो इसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज अ डिजीज, उसके बाद उसको डिजीज है और रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव आया, ठीक है।
गिवन दैट, यहाँ पे क्या बोला उसने, गिवन दैट रिजल्ट इज पॉजिटिव। इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट पहले ही आ चुका है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसको डिजीज वाकई में थी। ठीक है, क्या सिनेरियो क्या है, सबसे पहले तो उसको डिजीज होगी या डिजीज नहीं होगी। ठीक है, नॉट सफरिंग फ्रॉम डिजीज। ठीक है, डिजीज, उसके बाद आप बात करोगे कि रिजल्ट, उसके बाद ही तो रिजल्ट कराएंगे कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, रिवर्स, कि पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है, ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है। अब आपको बताना है कि ये जो पॉजिटिव रिजल्ट आया है वो एक्चुअल में ऐसे पर्सन का ही था जिसको डिजीज थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले पार्टीशन क्या होगा, ए क्या होगा। ठीक है, तो E1 E2 क्या होंगे, सबसे पहले जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया तो स्टार्टिंग में लिख दे कि या तो डिजीज होगी या नहीं होगी। सो E1 विल बी इक्वल्स टू इफ पर्सन सफर्स फ्रॉम अ डिजीज, या तो उसे डिजीज है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इफ पर्सन डज नॉट सफर सच डिजीज। ठीक है, अब इसके बाद ए की बात करते हैं। तो ए यूजुअली हम क्या लेते हैं, विच इज गिवन, तो गिवन क्या था, रिजल्ट इज पॉजिटिव। सो ए विल बी इक्वल्स टू टेस्ट रिजल्टेड अ पॉजिटिव रिजल्ट। टेस्ट क्या रिजल्ट कर रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट आया। अब निकालना क्या है क्वेश्चन में निकालना क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप बाकी सारी चीजें फालतू में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जो जो रिक्वायरमेंट है हम सिर्फ वही निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना क्या है कि पर्सन को रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है, रिजल्ट पॉजिटिव ऑलरेडी आ चुका है, और पर्सन को वाकई में डिजीज थी। मतलब ए तो ऑलरेडी गिवन है और पर्सन को वाकई में डिजीज थी, इसका मतलब E1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें E1 गिवन ए की। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, probability of E1, probability of A given E1, probability of E2, probability of A given E2। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E1 की जरूरत पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E2 की जरूरत पड़ेगी। तो ये चार चीजें हमें चाहिए फॉर्मूले में डालने के लिए। ठीक है, अब E1 की प्रोबेबिलिटी मतलब कि पर्सन को हार्ट अटैक पर्सन को डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, पर्सन को डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्वेश्चन में जब आपने पढ़ा कि क्वेश्चन क्या कहता है, 0.1% केसेस में उसे हार्ट अटैक, 0.1% केसेस में जो पॉपुलेशन है उसका टोटल 0.1% जो केस है उसमें ही एक्चुअल डिजीज होती है। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी 0.1%। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं, दैट इज E1 क्या है, उसको डिजीज सही में है, वो सफर कर रहा है डिजीज से। ठीक है, अगर वो सफर कर रहा है डिजीज से तो इसका मतलब 0.1% केसेस में आएगा जो कि एक्चुअल लोग हैं जिन्हें की वो बीमारी है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 विल बी 0.1%। ठीक है, अब उसको डिजीज नहीं है तो इसका मतलब 1 माइनस दिस वन, इसी का कॉम्प्लीमेंट है ना ये, 1 माइनस दिस वन, दिस इज 100 माइनस 0.1 अपॉन 100, दिस विल बी 99.9 अपॉन 100। ठीक है, तो ये चीज आ गई आपकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब उसको डिजीज नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन चीजों की, जो कि A गिवन E1 होता है हमारा और A गिवन E2 होता है। ठीक है, तो A गिवन E1 इस सिंबल को समझो, इसका मतलब क्या है कि उसको डिजीज थी और रिजल्ट पॉजिटिव आया, उसको डिजीज थी और रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब रिजल्ट सही आया है। अगर उसको डिजीज थी और रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो टेस्ट था उसने सही रिजल्ट दिया है। और ऐसा कितने परसेंट केसेस में होता है, 99% केसेस में रिजल्ट सही देता है वो। क्या क्वेश्चन क्या कहता है कि 99% इफेक्टिव है, इसका मतलब सही रिजल्ट 99% केसेस में देता है। तो अगर उसे डिजीज थी, उसने डिजीज दिखाई गई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी विल बी 99%। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं A गिवन E2 की। इसका मतलब उसे डिजीज नहीं थी, E2 मतलब उसे डिजीज नहीं थी, अब उसे रिजल्ट पॉजिटिव दिखाया। तो ऐसा कब होता है, क्वेश्चन में उसने दे रखा है कि
0.05 जो है ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिस केस में उसे डिजीज नहीं होती लेकिन फिर भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है. तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.005. ठीक है, तो हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट थी? वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 A गिवन E2. तो सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने निकाल दी. और हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था कि रिजल्ट पॉजिटिव आया है. रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो जो पर्सन है उसे वाकई में डिजीज है. सो यू हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन A, विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1. ठीक है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सब हमने फाइंड कर ली. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बायस थ्योरम पे बेस्ड थे. और बायस थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाएगा तो आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे. और इवन इस पे क्वेश्चंस आते ही हैं. बायस थ्योरम पे या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा या 4-5 नंबर का क्वेश्चन अधिकतर आता है, अधिकतर पूछा जाता है. और ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है. आपको क्या करना है? बस पार्टीशन करना है और एक ए लेना है. और ए तो आपको पता ही होता है क्वेश्चन के हिसाब से कि जो गिवन होगा वही ए होगा. ठीक है, तो ये था पार्ट 2 प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कि हमने बायस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया. ठीक है, तो पार्ट 2 इसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी के साथ साथ जो आपका सिलेबस है वो भी खत्म हो जाता है. तो प्रोबेबिलिटी और बाकी सारे चैप्टर्स को भी आप ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा. सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड विद परलू.